अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो वीडियो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ ये एक ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसका नाम पैरामिड है। कैप्लन की किट में क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है। क्वेश्चन जो है आसान है, लेकिन इसमें एक बहुत ही ख़ास एडजस्टमेंट है जो कि कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट की, जो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यूनिक बनाती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन को एक मरतबा आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो आपको अवेलेबल है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर पैरामिड। आपने जो है वो पैरामिड की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ये 10 क्वेश्चन जो है पहले से लिख के रखने हैं। दैट्स माई ओन स्टाइल, ये मेरा अपना तरीका बनाया हुआ, किसी किताब में या किसी और जगह पे नहीं सिखाया गया। सो इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू फॉलो इट और नॉट, बट मैं इसको ही फॉलो करता हूँ, मैं इसी के हिसाब से चलता हूँ। सो सबसे पहले जो है वो आपके पास रिपोर्टिंग डेट है। रिपोर्टिंग डेट आपके पास है 31 मार्च 20x2। आपके पास डेट ऑफ एक्विजिशन जो है ऑन 1 अप्रैल 20x1, दैट इज़ योर डेट ऑफ एक्विजिशन। स्टार्ट ऑफ द ईयर है डेट ऑफ एक्विजिशन, सो रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैरामिड एक्वायर्ड 80%, सो पैरामिड इज़ योर parent company, Square is your subsidiary, ओके। ग्रुप शेयर जो है वो 80% है। NCI शेयर जो है वो 20% हो जाएगा, ओके। एक बाय मींस ऑफ एन इमीडिएट शेयर एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज है। एक तो हमारे पास कंसिडरेशन और हमारे पास कैश पेमेंट है जो कि डेफर्ड है। सो हमारे पास दो किस्म की जो है वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है। पहले तो रिटेन अर्निंग्स का बंदोबस्त करें, देखते हैं कि रिटेन अर्निंग्स क्या है। 1 अप्रैल 20x1, 1 अप्रैल 20x1 रिटेन अर्निंग्स हमारे पास 18,000 की रिटेन अर्निंग्स गिवन है सवाल में। टेंशन नहीं है हमें कि हमने रिवर्स वर्किंग करनी है। उसके बाद हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ NCI और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ऑफ NCI को देख लेते हैं, क्योंकि वो आसान होती है वर्किंग। ये देखिए, वो कहता है पैरामिड्स पॉलिसीज टू वैल्यू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। फॉर दिस पर्पज अ शेयर प्राइस फॉर स्क्वायर ऑफ 3.50 ईच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेयर वैल्यूज ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सो इस सवाल में आपको फेयर वैल्यू ऑफ NCI जो है वो डायरेक्ट नहीं दी गई है। इसमें हम जो है वो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपके सामने जो है वो फार्मूला जो है वो अप्लाई करता हूँ और हम जो है वो इसकी वर्किंग करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी इक्विटी शेयर्स $1 के हैं। 10,000 जो है वो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। यहाँ पर मैं 10,000 लिख दूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय NCI, हमें पता है 80% शेयर है और 20% जो है वो NCI है हमारे पास। 2,000 जो है वो हमारे पास शेयर्स आ गए। मार्केट वैल्यू जो है उसने अभी हमें बताई है सवाल में कि 3.50 जो है वो मार्केट वैल्यू है, 3.50। और फेयर वैल्यू ऑफ NCI का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय NCI मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ S, सो इज इक्वल टू 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। 7,000 जो है वो हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ NCI आ गई। ये हमारे पास है G86, मैं इसको पुट कर देता हूँ वहाँ पर, इज इक्वल टू G86, ओके। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो है हमारे पास मेजर वर्किंग है, देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी अभी हमने देखा 10,000 जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी हैं। आप इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि $1 जो है नॉमिनल वैल्यू है। हाँ, अगर 50 सेंट्स होती फिर निकाल लेते हैं। पेमेंट मेड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद जो है वो हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं ये हमने निकालनी है। 88 सेंट्स पर शेयर एक्वायर्ड, अच्छा जी एक मिनट, इज़ इक्वल टू 10,000 जो है वो नंबर ऑफ शेयर से सब्सिडरी के मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं हम, 80% एक्वायर कर रहे हैं और हम इसको पे करेंगे 0.88। एक सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय 0.88 नॉट 8.88, 0.88। तो $7040 जो है वो हमने पे करना है 1 साल बाद। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास जो है वो क्या है, 10% है। ये 10% आ गया। हम पहले तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले डिस्काउंट फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 + R, 1 + R मीन्स 1 + 10%, 1 + 10% मतलब है 1.10, 1.10 रेज टू पावर -1। ये हमारे पास जो है वो डिस्काउंट फैक्टर आ गया। हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, 7040 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे
DF के साथ। DF स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट फैक्टर। ये देखिए जी 7040 मल्टीप्लाइड बाई 0.9091, 6400 हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आ गया डेफर्ड कंसिडरेशन की। हम अभी अनवाइंडिंग कर लेते हैं, 6400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, तो ये हमारे पास 640 जो है अनवाइंडिंग आ गई। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट हो जाएगी, डेफर्ड कंसिडरेशन आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 6400 से डेबिट हो जाएगी और डेफर्ड कंसिडरेशन जो है वो 6400 से क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हमारे पास जो है वो पूरी स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हम एंड में बनाएंगे। पहले हम एडजस्टमेंट्स को जो है परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो क्या है जी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है जी। हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, दो इसमें चीज़ें हमें दी हुई हैं। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पैरामिड कंडक्टेड अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज ऑन Square's net assets which were equal to their carrying amount with the following exceptions. An item of plant had a fair value of 3 million above its carrying value. Fair value is greater than carrying value. कितने से जी? ये ज़्यादा है फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 3000 से। सो 3000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंट्री हम कर देंगे, प्लांट है ये हमारे पास, तो प्लांट को हम डेबिट कर देंगे और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो 3000 को क्रेडिट कर देंगे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है इट विल बी ट्रीटेड एज अ रिजर्व। और हमारे पास एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है राइज होगी, वो कैसे आएगी? 3000 जो है वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डिवाइड करेंगे इसको यूजफुल लाइफ से। यूजफुल लाइफ कितनी है हमारे पास? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इज़ इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 5, 600 की जो है वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। वी आर डन विद दिस। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है तो उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट परफॉर्म करते हैं। सो स्क्वायर ने क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं की है? स्क्वायर हैड एन अनरिकॉर्डेड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बाय नेचर लायबिलिटी है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को आपने क्रेडिट करना है। कितने से क्रेडिट करना है? 1 मिलियन की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो फिर हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को क्या करेंगे? हम उसको डेबिट करेंगे। सो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट विल बी डेबिटेड विच वॉज अनचेंज एट 31 मार्च 2002। इसमें एट द एंड ऑफ द ईयर इसके अंदर कुछ चेंज है, इसलिए जब हम नेट एसेट्स की वर्किंग करेंगे हम दोनों कॉलम्स में 1 मिलियन की वैल्यू ही लिखेंगे। ये पॉइंट जो है वो हमने पढ़ लिया है, इसको हमने ख़त्म कर दिया है। फेयर वैल्यू ऑफ NCI जो है वो हमने कैलकुलेट कर दी है। उसके बाद एक आसान एडजस्टमेंट पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद मुश्किल पे जाएंगे। द अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पैरामिड आर कैरिड एट देयर फेयर वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। एट 31 मार्च 2002 दीज हैड इंक्रीज टू 2.8 मिलियन। ये 2.8 मिलियन के ऊपर इंक्रीज़ हो गई हैं। तो 2.8 मिलियन के ऊपर तो ये अब आई हैं, तो 2800 के ऊपर अगर ये अभी आई हैं तो ये पहले कितनी थी? हमें SOP में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी वैल्यू थी अदर इक्विटी की। हमारे पास 2000 इसकी वैल्यू थी। देखिए अदर इक्विटी यहाँ लिखा हुआ है, अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और पैरामिड की है ये, तो वो 2000 वैल्यू थी। तो हमारे पास जो है इस सवाल में 800 का गेन आया। इन्वेस्टमेंट्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को हम डेबिट कर देंगे 800 से और पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स को हम क्रेडिट कर देंगे 800 से। वी आर डन विद दिस। अब हमारे पास जो इस सवाल में कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस वर्किंग के। ये हमारी सबसे इंटरेस्टिंग वर्किंग है इस पूरे जो है वो क्वेश्चन में। इसको हम जो है वो परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपको ये सब नज़र आ रहा होगा। सबसे पहली चीज़ जो है इसको गौर से पढ़ते हैं पहले कि ये लिखा क्या है। पैरामिड सेल्स गुड्स। ओके, पैरामिड जो है वो गुड्स जो है ना वो सेल करते हैं। देखिए पैरामिड, एक मिनट, पैरामिड जो है यानी कि पेरेंट जो है वो सेलर है और स्क्वायर जो है वो बायर है। ठीक है, और इसकी जो रेशो है वो है 50%। कॉस्ट प्लस 50% तो मैंने पहले से वर्कआउट करके रख ली है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखिए सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो 50% ऑफ कॉस्ट है, तो 50% C। 50% मीन्स 50 डिवाइड बाई 100, 0.50 C। 0.50 C और अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट 1, तो 1 C हो जाएगा। तो 1 C प्लस 0.50 C 1.50 C
सेल्स इज इक्वल टू 1.50 सी इज इक्वल टू, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, फिर बाद में हम इसका प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन मैंने पहले से बना के रख ली है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, वो कहता है सेल्स टू स्क्वायर। हमने स्क्वायर को सेल की, यानी कि पैरामिड ने स्क्वायर को सेल की है 16,000 की, लेकिन जो उसने परचेजेस रिकॉर्ड की हैं वो रिकॉर्ड की हैं कितने की, वो रिकॉर्ड की हैं उसने 14,500 की। देखिए, गुड्स सोल्ड बाय द पेरेंट कंपनी, सेल उसने की है 16,000 की, लेकिन उसने जो परचेज रिकॉर्ड की है वो 14,500 की रिकॉर्ड की है। अब यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो सब्सिडरी ने पेरेंट को पे कर दिया जो कि पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया कैश इन ट्रांजिट, या फिर पेरेंट ने सब्सिडरी को 1500 की गुड्स एडिशनल सेल की हैं लेकिन सब्सिडरी ने वो उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये तो पढ़ के पता लगेगा कि क्या कहानी है। तो अभी तक फ़िलहाल मैंने आपके सामने ये 2 लाइन्स पढ़ी हैं। अब मैं आगे पढ़ता हूँ यहाँ से ऑन, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ है तो मुझे उसकी सेंस पता है पूरी। वो कहता है ऑन 26 मार्च पैरामिड सोल्ड एंड डिस्पैच गुड्स टू स्क्वायर विच स्क्वायर डिड नॉट रिकॉर्ड। देखिए मेरा शख्स ठीक था, ये गुड्स इन ट्रांजिट है until they were received on 2nd April. Square inventory was counted on 31st March and does not include any goods purchased from pyramid. स्क्वायर की इन्वेंट्री को आपने कैलकुलेट किया है, लेकिन स्क्वायर की इन्वेंट्री में कोई भी गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। स्क्वायर की इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया गया और स्क्वायर की इन्वेंट्री पे 31 मार्च के ऊपर कोई भी आइटम ऐसा अवेलेबल नहीं है जो उसने पैरामिड से परचेज़ किया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वाहिद ये जो गुड्स हैं जो उसने 1500 की सेल की, 1500 कैसे 16,000 की गुड्स सेल की हैं, उसने 16,000 रिकॉर्ड किया हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ पर गलती ये करता है, वो ये समझता है कि इंटर कंपनी सेल्स 16,000 की है, लेकिन इंटर कंपनी सेल्स 16,000 की नहीं है, इंटर कंपनी सेल्स 1500 की होंगी। वो इसलिए क्योंकि उसने आपको क्लियरली यहाँ पर बताया है कि जब इन्वेंट्री काउंट हुआ है 31 मार्च पे, तो उसमें कोई भी इन्वेंट्री पैरामिड से परचेज़ की हुई नहीं थी। तो आप कहेंगे ये 16,000 कहाँ से आ गया, ये उसने पैरामिड से परचेज़ की होंगी, लेकिन ये सारी की सारी इन्वेंट्री फिर स्क्वायर ने आगे सेल कर दिया। अब स्क्वायर की इन्वेंट्री में कोई भी ऐसे आइटम्स अवेलेबल नहीं है जो उसने पैरामिड से जो है वो परचेज़ किए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर 14,500 आ रहा है, इसका मतलब ये कि 1500 की गुड्स इन ट्रांजिट हैं। तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री को हम डेबिट करेंगे और पेएबल्स को हम क्रेडिट करेंगे। जब हम ये एंट्री करेंगे तो हमारे रिसीवेबल्स और पेएबल्स जो है वो अफेक्ट होंगे। अभी पैरामिड के रिसीवेबल्स जो हैं वो 4400 हैं और पेएबल्स जो हैं स्क्वायर के वो 1700 है। देखिए जब ये गुड्स एंड ट्रांजिट रिकॉर्ड करेगा तो पेएबल्स क्रेडिट हो रहे हैं, जब पेएबल्स क्रेडिट होंगे तो 1500 से जो है वो हम पेएबल्स को क्रेडिट करेंगे। अब देखिए इंटर कंपनी रिसीवर्स एंड पेएबल्स का क्या हिसाब किताब बन गया। पैरामिड के रिसीवर्स हैं 4400 और सब्सिडरी के जो पेएबल्स हैं वो 3200। एग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है। अब ये डिसएग्रीमेंट क्यों होगा, 100% श्योरिटी है मुझे कैश इन ट्रांजिट केस से होगा, क्योंकि अगर गुड्स इन ट्रांजिट केस से होता तो वो तो ऑलरेडी पहले बताया था। अब वो कहता है स्क्वायर रेमिटेड टू पैरामिड अ कैश पेमेंट विच वाज नॉट रिसीव बाय पैरामिड अंटिल 4th April 2002। देखिए कैश इन ट्रांजिट थी, दिस पेमेंट अकाउंटेड फॉर द रिमेनिंग डिफरेंस। उसने बता दिया कि ये जो पेमेंट है ये इस डिफरेंस की जो है वजह है। अब ये डिफरेंस कितना आता है, इसको डिफरेंस को जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश इन ट्रांजिट को हम डेबिट करेंगे कितने से, ये डिफरेंस जो है वो 1200 का है। सो 1200 से हम कैश इन ट्रांजिट को डेबिट करेंगे और रिसीवर्स को 1200 से जो है वो हम क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद हम अपने रिसीवर्स को अपडेट करेंगे। हमारे रिसीवर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो ये कम होंगे, इज़ इक्वल टू 4400 माइनस 1200 और ये देखिए 3200, ये तो एज इट इज़ ही आ गया। अब देखिए हमारे रिसीवर्स पेबल्स जो है वो एग्री कर गए, अब हम इनको जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा सवाल यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गया टेक्निकली। इन जस्ट 13 मिनट्स मैंने जो है वो क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया। अब इसकी जो है वो हमने रिमेनिंग जो वर्किंग्स हैं वो परफॉर्म करनी है कि हमारे पास क्या क्या जो है वो इस सवाल में दिया गया है, और हम देखते हैं कि किस किस्म की चीज़ें जो है वो इसमें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसमें ये चीज़ तो अच्छा ये लिखा रहने दे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम बाद में इसको देख लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ हमारे पास है इक्विटी शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स हमारे पास 10,000 थे, ये देखिए 10,000, दोनों कॉलम में 10,000 आ जाएगा। अच्छा, शेयर प्रीमियम इस सवाल में जो है वो हमारे पास नहीं है, पेरेंट का है, सब्सिडरी का जो है वो नहीं है। सो 0 0। अब आप कहेंगे जी शेयर प्रीमियम नहीं तो लिखते क्यों हैं आप, मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट को याद रहे कि हो सकता है किसी सवाल में हो और यहाँ पर आता है, ये भी मेरा मकसद है। रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पर हमारे पास पहले कॉलम में 18,000 और हमारे पास रिपोर्टिंग डेट पे कितनी है 18,000 प्लस 8
इज़ इक्वल टू 18,000 प्लस 8,000, 26,000 हमारे पास रिपोर्टिंग डेट पे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो हमने 3,000 की थी प्लांट की। ये देखिए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रही है 3,000 से हमारे पास, इज़ इक्वल टू 3,000। एक्सेस डेप्रिसिएशन जो आ रही है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास आई थिंक सो 500 600 कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही थी। देखते हैं 600 आ रही है। देखिए रिटेन अर्निंग्स को मैंने जो है वो डेबिट किया 600 से, ये नेगेटिव होगी, इसको हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमने एक अनरिकॉर्डेड डेफर टैक्स लाइबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड डेफर टैक्स डी डेफर टैक्स DTL कर देता हूँ मैं, इसको डेफर टैक्स लाइबिलिटी कर देता हूँ, इज़ इक्वल टू माइनस इसलिए क्योंकि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेबिट हो रही है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो डेबिट हो रही है और इसलिए ये 1000 जो है वो माइनस की फिगर में आएगा। इसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर एक्सेस एमोर्टाइजेशन यानी कि एक्सेस डेप्रिसिएशन जो है, एक्सेस एमोर्टाइजेशन, ये जो है वो ज़रूरत नहीं थी लिखने की, ये मैंने किसी फॉर्मेट को कॉपी किया होगा इसलिए लिखा है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यस ये आपने यहाँ लिखा है, रहने देना, इसको नहीं छेड़ना आपने, ताकि आपको याद रहे कि अगर S2P सेल हो रही है तो फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पर आएगा, तो ये आप ज़ीरो कर दीजिए, ये यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, आपके पास जो है 7400 डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फार्मूला लगाता हूँ 37,400 माइनस 30,000, ये आपके पास आ गया 7400 पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ S। ठीक है, गुडविल फाइंड करते हैं। शेयर एक्सचेंज हमारे पास इस सवाल में है, शेयर एक्सचेंज हमारे पास एक सवाल में है। शेयर एक्सचेंज की डिटेल हमारे पास नहीं दी हुई थी, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर एक्सचेंज, लेकिन हमें कैसे पता है शेयर एक्सचेंज, क्योंकि उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें इन्वेस्टमेंट्स स्क्वायर 24,000, तो मैं यहाँ से 24,000 जो है वो टाइप करूँगा। अच्छा मैंने वहाँ कॉलम फिल नहीं किया, वो मैं फिल कर देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 24,000 तो जी गिवन है हमें क्वेश्चन में, और उसके बाद जो है वो डेफर्ड कंसिडरेशन 6400 की, टोटल जो कंसिडरेशन है 30,400 आपके पास, तो वो मैं यहाँ पर ब्रेकअप करके आपको जो है ना वो लिख के दिखा रहा हूँ। ये देखिए 24,000 ये है आपके पास, डेफर्ड कंसिडरेशन 6400 है, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ। ये देखिए इन्वेस्टमेंट सब्सिडी डेबिट है। उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ NCI 7000 थी, आई थिंक मैंने वर्किंग परफॉर्म की है इसके ऊपर आपके साथ। ये देखिए ये 7000 है, ये एंटर कर दिया। और उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये हमें ऊपर से फिगर मिलेगी, इज इक्वल टू माइनस ये 30,000। ये जी, ये हमारे पास मसला जो है वो हल हो गया। सो 7400 जो है वो हमारे पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। उसके बाद इस पूरे सवाल में इम्पेयरमेंट का जिक्र था, इसलिए इम्पेयरमेंट नहीं है। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स चाहिए हमें, 16,200 हमारे पास गिवन है, 16,200 प्लस हमारे पास जो है वो 14,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर है, दोनों ऐड कर देंगे 30,200 बन जाएगा। ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स ऑफ सब्सिडी 7400 हमारे पास ये गिवन है, इसका 80% लेंगे, मैंने यहाँ वर्किंग करके रखी हुई है आपके लिए। 74 इसको लिंक करेंगे, 7400 मल्टीप्लाइड बाई 80%, हमारे पास 5920 आंसर आएगा। हमारे पास दो एडजस्टमेंट्स हैं, एक हमारे पास अनवाइंडिंग है जो कि हमारे पास 640 की थी, माइनस साइन लगेगा, ये हमारे पास जो है वो 640 आ गया, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। अच्छा अब हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वर्किंग करनी है, वो मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ क्योंकि सारा कुछ मैंने कर दिया था। इंटर कंपनी सेल्स हमारे पास जो थी वो कितनी थी, हमें याद है 1500 की, 16,000 की सेल पैरामिड ने की थी और उसने 14,500 रिकॉर्ड किया था। 1500 हमारे पास इंटर कंपनी सेल है। टोटल प्रॉफिट कितना है, इज़ इक्वल टू, देखिए यहीं पर आप कर लीजिए, कॉस्ट आ जाएगी सी, सेल प्राइस थी हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाय 1.50, तो हमारे पास कॉस्ट जो है वो 1000 है, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1500 मेरी सेलिंग प्राइस थी, 1000 जो है मेरे पास कॉस्ट है, 500 मेरे पास जो है वो प्रॉफिट आ गया। इन्वेंट्री अनसोल्ड 100% जी उसने हमें बताया है, हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके वेट अ मिनट, ओके उसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 500 इंटू 100%, ठीक है। और एंट्री आप कर देंगे, किसने प्रॉफिट बनाया, पेरेंट है, प्रॉफिट ऑफ पी या रिटेन अर्निंग्स ऑफ पी डेबिट हो जाएगी, इन्वेंट्री जो है इसकी वो क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री करना ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी समझ के लिए, अपनी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए करता हूँ। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज़ इक्वल टू माइनस
हमारे पास यहाँ 500 का अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो आ गया। उसके बाद गेन ऑन इक्विटी, अदर इक्विटी, गेन था लॉस था, एक मिनट हमें देखना पड़ेगा, गेन था लॉस था। देखिए मुझे तो याद पड़ता है गेन था। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास 2000 की थी और वो 2800 पे जा रही है, 800 का गेन था। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट क्रेडिट 800 पॉजिटिव आएगा जी। ओके, ये हमारे पास इज इक्वल टू 800 जो है वो रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट हो रही हैं, ये आ गया। 35780 जो है वो मेरे पास आ गई रिटेन अर्निंग्स। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गुडविल से ही उठा लेते हैं, यहाँ से ये आ गई। और पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास कितने हैं, 7400 मल्टीप्लाइड बाय 20%। सो ये सवाल मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैं अब जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये कैसा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7400 मल्टीप्लाइड बाय 20% आपकी समझ के लिए। अब जनाब अली हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 38 इज इक्वल टू 38,100 पेरेंट का शेयर प्लस 28500 माइनस हमारे पास जो है वो माइनस नहीं प्लस फेयर एडजस्टमेंट 3000 की और माइनस हमारे पास एक्सेस डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास 69,000 जो है मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए इसका। हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है, अब उसने सवाल में हमें डायरेक्ट बता दिया है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 2000 लिख के प्लस 800 कर दें जो गेन आया, या डायरेक्ट 2800 लिख दें, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट नंबर लिंक कर दीजिए इसको, इज़ इक्वल टू लिंक कर देते हैं इसको, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये यहाँ पर आ जाते हैं, हम लिंक कर देते हैं 800 का, हम यहाँ लिख देते हैं। और हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है 2000 प्लस ये देखें 2800 आ गया। गुडविल की जो वर्किंग है वो हमारे पास जो है वो आ रही है, ये हमारे पास आ जाएगी, ये 7400 आ गई। 79200 हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री का फार्मूला में लिखा है P प्लस एस प्लस GIT, गुड्स इन ट्रांजिट माइनस URP। सो पेरेंट की है 13,900, सब्सिडरी की है 10,400, GIT थी हमारे पास 1500, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था हमारे पास 500। ओके, आप लिंक भी कर सकते हैं, इसको लिंक करेंगे ज़्यादा बेहतर है। अभी तो मैंने आपको ये लिख के दिखा दिया है, लेकिन मैं इसको भी लिंक भी करके आपको दिखाता हूँ। ये दो मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको लिंक करना आना चाहिए। ओके, सो गुड्स इन ट्रांजिट हमारे पास जो है वो है 1500 की। ये देखिए 1500 की हमारे पास ये एंट्री मैंने की है यहाँ पर, ये देखिए ये 1500 की गुड्स इन ट्रांजिट है हमारे पास। ठीक है, ये लिख लें या ऊपर वाली अमाउंट लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें, ठीक है ना, ये लिख लें आप। और इसमें हम लेस कर देंगे जो आपके पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपके पास वो वहाँ से उठा देते हैं हम, ये देखिए ये यहाँ से उठा देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग से, वो भी बात बराबर ही है। अच्छा, मैंने माइनस का साइन लगाया है, मुझे यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में है। सो 25,300। अब हमारे पास रिसीवेबल्स हैं, इसमें कैश इन P प्लस एस माइनस कैश इन ट्रांजिट माइनस इंटर कंपनी रिसीवेबल्स। सो इज़ इक्वल टू पेरेंट के 11,400 प्लस 5,500 माइनस कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट हमारे पास कितना था, कैश इन ट्रांजिट हमारे पास था आई थिंक 1200 था हमारे पास शायद, ये जी बिल्कुल 1200 था। यहाँ पर मैंने कहीं लिखा नहीं है साइड पे, तो मैं टाइप ही कर देता हूँ उसको, तो साइड पे लिख देना चाहिए था ताकि लिंक कर देता मैं, लेकिन अब मैं ऐसे ही इसको लिख रहा हूँ, आप समझते हैं इसको। और माइनस इंटर कंपनी रिसीवेबल्स मेरे पास हैं, मैं इसको लिंक कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 3200 हैं, ये मैंने लिंक कर दिए, ये मेरे पास आंसर आ गया 12,500। बैंक जो है मेरे पास इज इक्वल टू पेरेंट 9400 प्लस 600 माइनस नहीं प्लस कैश इन ट्रांजिट से तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कैश इन ट्रांजिट कितना था, 1200 था हमारे पास। सो 11,200, 49,128,200 हमारे पास जो है वो आ गई फिगर किसकी, टोटल एसेट्स की। इक्विटी शेयर्स हमारे पास जो है वो पेरेंट के प्लस अनरिकॉर्डेड
अनरिकॉर्डेड तो हमारे पास कोई नहीं थे मेरे ख्याल से, 25,000 आ जाएगा। शेयर प्रीमियम अगेन पेरेंट प्लस अनरिकॉर्डेड, पेरेंट का है 17,600 प्लस अनरिकॉर्डेड कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, 17,600। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास फार्मूले की मदद से आएगी, हमने वर्किंग की है, 35,780। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्किंग के थ्रू आएगा हमारे पास जो कि है 8,480। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगी एज़ पर क्वेश्चन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एज़ पर क्वेश्चन इज़ इक्वल टू 16,500 प्लस 4,000 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी एज़ पर क्वेश्चन, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 20,500। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास जो है वो अनरिकॉर्डेड जो थी ये रही 1000 की, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सो 21,500 की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। डेफर्ड कंसिडरेशन 6,400 की इनिशियली रिकॉर्ड की थी, 640 उसके ऊपर अनवाइंडिंग थी, सो 6,400 प्लस 640, ओके 7,040 हो गया। और अदर करंट लाइबिलिटीज़ पेरेंट की हमारे पास जो है 9,500 है प्लस 5,000 है। GIT गुड्स इन ट्रांजिट 1,500 है माइनस इंटरकंपनी पेबल्स 3,200 है हमारे पास मेरे ख्याल से, ये रहे 3,200, ओके। सो 12,800 आंसर हमारा मैच कर गया है। अब मैं इसकी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, एट ए ग्लैंस आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आ गई, फिर डेफर्ड कंसिडरेशन, इंटरकंपनी सेल्स, गुड्स इन ट्रांजिट एंड इंटरकंपनी गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट आएगा, ओके। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी, फेयर वैल्यू ऑफ NCI, अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो बेसिक वर्किंग है वो आ गई, और हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमारे पास आ गई। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी दोस्तों को बताइए ताकि वो ये वीडियोस देखें। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है तो बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आएंगे दोबारा।